गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपने जो टॉपिक चल रहा है कोशिका, क्लास 11 और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक नंबर 8 और कौन सा पाठ अपन पढ़ रहे हैं? कोशिका वाला। ठीक है। अब इस कोशिका वाले टॉपिक में आज अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास। और इतिहास में बेटा अपन को 4-5 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। 4-5 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है इतिहास के अंतर्गत। तो मैं बता रहा हूँ आपको, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखा। वैज्ञानिक का नाम कोलिकर। क्या लिखूंगा यहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखा। किसने देखा था? कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने। आगे चलिए। फ्लेमिंग, दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या है? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसे फाइला। तथा एक अन्य वैज्ञानिक बोल रहा हूँ मैं, आल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। दोबारा बता दूंगा बेटा, एक बार ये सारे नाम मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। ठीक है ना। आगे चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय फ्लेमिंग एवं आल्टमैन को दिया जाता है। फ्लेमिंग और आल्टमैन को खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है ना। आगे चलिए। इसी में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। वैज्ञानिक का नाम बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कौन से वैज्ञानिक ने दिया? बेंडा ने। और इसके बाद बेटा एक और वैज्ञानिक का नाम है एफ मेविस। एफ मेविस नामक वैज्ञानिक ने पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति बताई। तो बेटा ये आपके सामने मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा इतिहास लिख दिया। ठीक है। एक बार आप ध्यान से पूरा का पूरा इतिहास दोबारा से सुन लें। देखिए बेटा, सबसे पहले तो अपन बोलेंगे कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखा। तो बेटा एक तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फ्लेमिंग ने इसे फाइला और आल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। ठीक है ना। और बेटा फ्लेमिंग को और आल्टमैन को माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक बेटा ये है। ठीक है ना। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। और बेटा एफ मेविस नामक वैज्ञानिक ने पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति बताई। अब बेटा अपन माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो ध्यान से देखें, माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। देखो बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया मैं बना रहा हूँ, दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग बना रहा हूँ। ठीक है ना। 2 झिल्लियाँ बना दी। ठीक है बेटा। आगे चलिए।
माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला सपाट होती है। ये तो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया बाह्य कला, जो कैसी होती है, सपाट। और जो बेटा भीतर वाली कला आपको दिख रही है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः कला। इस अंतः कला पर भीतर की ओर उंगलियों के समान उभार पाए जाते हैं। ये मैं उभार बना रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, ये बना दिए। और बेटा इन उभारों को अपन क्रिस्टी कहते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो मैं बोल रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। इसकी बाह्य कला सपाट होती है, जबकि अंतः कला पर अंदर की ओर अंगुलियों के समान उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच पाए जाने वाले सक्रिय अवकाश को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच पाए जाने वाले सक्रिय अवकाश को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जेल समान तरल पदार्थ भरा रहता है, और ये जेल समान तरल पदार्थ क्या कहलाएगा बेटा? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना। तो बेटा ये आपके सामने क्या पढ़ रहे हैं अपन? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ठीक है, एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ यहाँ तक का, उसके बाद अपन आगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनाएं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। तो देखो बेटा, ये तो मैंने इसकी बाह्य झिल्ली बना दी जो कि सपाट होती है, और ये मैंने इसकी अंतः कला बना दी। ठीक है, अंतः कला, और अंतः कला पर भीतर की ओर उंगलियों के समान उभार पाए जाते हैं, और इन उभारों को अपन कहते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टी। अब दूसरी बात पे आ जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच पाए जाने वाले सक्रिय अवकाश को, ये जो पूरा सक्रिय अवकाश आपको दिख रहा है दोनों झिल्लियों के बीच में, इसको अपन बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर भरे हुए अर्धतरल प्रोटीन युक्त जेली समान द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं। तो बेटा एक पैराग्राफ की कहानी मैं पूरी खत्म कर चुका हूँ। अब अपन आगे चलते हैं। क्रिस्टी की सतह पर टेनिस के रैकेट नुमा सैवरंत कण पाए जाते हैं। तो बेटा ये क्रिस्टी हो गया, इसकी सतह पर ये टेनिस के रैकेट नुमा सैवरंत कण पाए जाएंगे। सभी क्रिस्टी के ऊपर होते हैं बेटा। ठीक है ना बेटा। और टेनिस के रैकेट नुमा सैवरंत कण पाए जाते हैं, और इन कणों को ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। देखो बेटा, कुछ किताबों में तो ये लिखा है कि ये सैवरंत कण केवल क्रिस्टी पर होते हैं, और कुछ किताबों में लिखा है कि ये सैवरंत कण माइटोकॉन्ड्रिया की संपूर्ण भीतरी झिल्ली पर पाए जाते हैं। लेकिन क्रिस्टियों के बीच वाले क्षेत्र में इनकी संख्या
क्रिस्टी की अपेक्षा कम होती है। सुन लिया बेटा। ऑक्सीसोम में एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है। ये जो ऑक्सीसोम अपन ने लिखा, इस ऑक्सीसोम के अंदर एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है जो मदद करता है ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा सुन लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर पाए जाने वाले क्रिस्टी पर टेनिस के रैकेटनुमा सैवरंत कण पाए जाते हैं। पूरी सब जगह होंगे बेटा, ठीक है ना। इन कणों को ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इनमें एटीपीएज एंजाइम उपस्थित होता है। यह एंजाइम ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की क्रिया में मदद करता है। आगे चलिए, लास्ट स्टेप। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वृत्ताकार एवं नग्न डीएनए। तो ये मैं आपके सामने मैट्रिक्स में कई जगह बना देता हूँ। ये अपन बोल देंगे वृत्ताकार एवं नग्न डीएनए, ठीक है ना। नग्न डीएनए क्यों बोला, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। इसके अलावा 70S प्रकार के राइबोसोम, ये बना दिए बेटा, लिख देता हूँ 70S प्रकार के राइबोसोम। उसके अलावा बेटा ये मैंने आरएनए बना दिए, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ आरएनए, ठीक है। तो 3 चीज बता चुका हूँ अभी मैट्रिक्स में। एक तो वृत्ताकार एवं नग्न डीएनए, 70S प्रकार का राइबोसोम, आरएनए, जल, गुलित लवण और क्रेब्स चक्र के एंजाइम, यहाँ लिख देता हूँ। इन सब के अलावा जल, गुलित लवण, ठीक है, और श्वसन की एक प्रक्रिया होती है, चरण होता है क्रेब्स चक्र। उस क्रेब्स चक्र के एंजाइम मैट्रिक्स के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। तो यहाँ आकर के माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पूरी तरह से खत्म हो जाती है, ठीक है। एक बार माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आप दोबारा से ध्यान से सुन लें। बोर्ड पे इसका मैं डायग्राम पूरा का पूरा बना चुका हूँ, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। देखिए बेटा, कैसे आप बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला सपाट होती है, जबकि भीतरी कला पर अंदर की ओर उंगलियों के समान उभार पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों या दोनों कलाओं के बीच पाए जाने वाले सक्रिय अवकाश को क्या बोलेंगे? सक्रिय अवकाश को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर भरे हुए प्रोटीन युक्त अर्ध तरल द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। आगे चलिए बेटा, अब अपन बात करेंगे इन कणों की। तो अपन ये बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर टेनिस के रैकेटनुमा सैवरंत कण पाए जाते हैं। एक्चुअल में इनकी संख्या क्रिस्टी पर अधिक, जबकि क्रिस्टियों के बीच वाले अंतः झिल्ली के भाग में कम होती है। इन कणों को ऑक्सीसोम
या F1 कण कहते हैं। इन कणों में ATPase एंजाइम मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। और ये ATPase एंजाइम ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की क्रिया में मदद करता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP का निर्माण। दो बात खत्म हो गई, अब तीसरी बात पे आइए। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वृत्ताकार एवं नग्न DNA पाया जाता है। इसके अलावा RNA, 70S प्रकार के राइबोसोम, जल, घुलित लवण एवं क्रेब्स चक्र के एंजाइम उपस्थित होते हैं। और सबसे लास्ट में आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सबसे लास्ट में कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता पाई जाती है, अतः इसे ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। तो ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना मैं पूरी खत्म कर चुका हूँ। अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य बताए जाएंगे जो 3-4 पॉइंट के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए कहा जाता है बेटा कि अभी आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीसोम में ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है और इस क्रिया के द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा उपलब्ध होती है, ऊर्जा निर्मित होती है और यही ऊर्जा सजीव की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए काम आती है, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे, ध्यान से सुन लें। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र की क्रिया को चलाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं और क्रेब्स चक्र की क्रिया के द्वारा विभिन्न उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं FADS2, NADS2, NADPS2 आदि निर्मित होते हैं, ठीक है ना बेटा। इनके नाम आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ लिए होंगे और यदि नहीं पढ़े तो अब सुन लीजिए। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और यदि इसमें H2 जुड़ा है तो आगे अपन को एक शब्द जोड़ देना है अपचयित। यदि अपन बात करें NADH2 की तो निकोटिनेमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और यदि बेटा अपन NADH2 का पूरा नाम बोलें तो H2 लिखा है तो आगे अपन शब्द जोड़ देंगे अपचयित। अपचयित निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अपचयित निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, P के लिए फास्फेट शब्द जोड़ देंगे, ठीक है। एक और बात आपको मैं बता देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाशीय श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाला एक मुख्य कोशिकांग है, ठीक है बेटा। तो आज के इस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया की संपूर्ण संरचना, उसका डायग्राम तथा उसके कार्य हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।